Hare Krishna everyone, Radhe Radhe, welcome back to my channel everyone, it's Bhavika and welcome to my body channel Sachin Malhotra and Bhavika Malhotra. So friends, today's video में हम रिवाइज करने वाले हैं ये दो पोएम्स हिंदी की जो कि हैं, यह है दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फ्रेंड्स फसल। ये दोनों पोएम्स को आज हम फ्रेंड्स रिवाइज करने वाले हैं। हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है फ्रेंड्स क्षितिज क्लास इन एनसीईआरटी की, उसकी दो पोएम्स है सो काव्य खंड की। तो एज ए ऑल एवरीवन कि हमने इससे पहले की जितनी भी पोएम्स है, फॉर एग्जांपल सूरदास के पद जो थे, है ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथा, उत्साह अट नहीं रही है, ढेर सारी पोएम्स हमने कर ली ऑलरेडी। तो अब हम इन दोनों पोएम्स की तरफ बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इन दोनों पोएम्स को रिवाइज करेंगे हम 3 पार्ट्स में, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम इनकी रिवीजन तो करेंगे ही, ठीक है, इनकी समरीज पढ़ेंगे, दोनों पोएम्स की समझेंगे अच्छे से, और साथ ही साथ इसके कठिन शब्द भी देखेंगे और कवि के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ से शुरू करते हैं, ताकि आपको बाद में पढ़ते वक्त बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अगर आप एनसीईआरटी से भी रीड कर रहे हो, कहीं से भी रीड कर रहे हो, आपको दिक्कत ना आए ताकि वर्ड्स में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कठिन शब्दों पे पढ़ते हैं। तो पहला कठिन शब्द हमारा इन दोनों पोएम्स का, दोनों का फ्रेंड्स पोएम का ना मिक्सचर है कठिन शब्द, ठीक है, दोनों का मिलाकर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। पहली हमारा है दंतुरित। देखो, हमारी पोएम का नाम ही है, यह है दंतुरित मुस्कान, है ना। तो दंतुरित का मतलब क्या होता है? दंतुरित का अर्थ होता है बच्चों के नए दांत। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके जब नए नए दांत आते हैं तो उनकी बात हो रही है, तो उनको दंतुरित कहते हैं, ठीक है। धूली धूसर। धूली धूसर का अर्थ होता है फ्रेंड्स धूल मिट्टी से सना अंग, ठीक है, यानी अंग यानी शरीर के। जैसे अंग जो शरीर है, अगर वो धूल मिट्टी से सन गया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी से शरीर सन जाता है ना, मिल जाता है मिट्टी शरीर, मिट्टी जो है वो शरीर पे लग जाती है, उसे कहते हैं धूली धूसर, ठीक है। गात का अर्थ भी यहाँ पे शरीर को ही बोला गया है। जल जात मतलब कमल का फूल, ठीक है, जल जात यानी कमल का फूल। परस मतलब स्पर्श, ठीक है, परस पाना, स्पर्श पाना, ठीक है, टच, ठीक है। पाषाण अर्थात पत्थर, हम सभी को पता है। शेफालिका, शेफालिका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब है एक विशेष फूल, एक बड़ा ही कोमल सा फूल होता है, यानी बड़ा ही प्यारा सा। कोमल का अर्थ समझती हैं आप? कोमल का अर्थ होता है सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सॉफ्ट फूल होता है शेफालिका, अच्छा सा फूल, ठीक है। हाँ जी। अनिमेष का अर्थ होता है फ्रेंड्स अपलक, ठीक है। परिचित, परिचित का अर्थ क्या होता है? परिचित का अर्थ होता है जिससे जान पहचान ना हो। अगर किससे मतलब जिससे भी जान पहचान ना हो, उसे हम परिचित कह देते हैं, ठीक है। अपरिचित कौन हो जाएगा? अपरिचित अर्थात जिसे कोई जानता ना हो, लेकिन परिचित का मतलब जिसकी जान पहचान, जिसे जान पहचान होती है, जिसे हम जानते हैं। माध्यम अर्थात साधन, ठीक है। चिर प्रवासी मतलब बहुत दिनों तक कहीं रहने वाला। इतर मतलब अन्य। संपर्क, संपर्क मतलब संबंध रखना। मधुपर्क यानी पंचामृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वापस से। मधुपर्क, मधुपर्क यहाँ पे यूज करा गया है फ्रेंड्स। मधुपर्क का अर्थ है पंचामृत। पंचामृत क्या होता है? पंच और अमृत, है ना। पंचामृत जो है फ्रेंड्स वो 2 वर्ड से बना है, 2 शब्दों से बना है। पहला है पंच, पंच अर्थात 5, ठीक है, और पंच अमृत, अमृत अर्थात अमृत, अमृत, ठीक है। तो पंच अमृत आपने सुना होगा, जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता क्या है, देखो, जो हमारे भगवान जी है ना, जैसे कृष्ण जी मेनली जो हैं, उनको इससे स्नान भी कराया जाता है, भोग में भी चढ़ता है। ये होता क्या है, ये 5 चीजें होती हैं, दूध घी दही शक्कर और पानी, ठीक है। ये कुछ 5 चीजें होती हैं, इनका जो मेल होता है, मतलब इसका एक मिश्रण बना देते हैं मिलाकर अच्छे से, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं, तो इसको हम कहते हैं पंचामृत, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें 5 जितने भी चीजें हैं ना, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और इसको खा लोगे ना आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए इसको अमृत कहते हैं, ठीक है। तो पंचामृत बोल देते हैं। कनखी का मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना, ठीक है, तिरछी नजर से देखना। छविमान का अर्थ है सुंदर। आंखें 4 होना मतलब परस्पर देखना। यहाँ पे आप ये एक ईडियम यूज हुआ है यहाँ पे, है ना, मुहावरा, आंखें 4 होना, इसका मतलब है परस्पर देखना, मतलब एकदम टुकुर टुकुर देखना, निहारना, किसी को देखते रहना। कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों, ठीक है। महिमा का अर्थ है यहाँ पे महत्व, ठीक है। रूपांतर का मतलब होता है बदला हुआ रूप, रूपांतर मतलब बदला हुआ रूप, ये उसके हो गए फसल के है रूपांतर, ठीक है, बदला हुआ रूप। सिमटा हुआ संकोच मतलब सिमटकर मंद हो गया, और थिरकना मतलब नाच, ठीक है। सो दीज वर सम शब्दों, कठिन शब्दों के अर्थ। मूव ऑन कर जाते हैं फटाफट से हम कवि परिचय पर। हाँ जी एवरीवन, सो हमारे कवि जिन्होंने ये दोनों पोएम्स लिखी हैं वो है हमारे नागार्जुन जी, ठीक है। नागार्जुन जी के बारे में बात करें, ठीक है, तो नागार्जुन जी जो है, इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में सतलखा गांव में हुआ था 1911 में, ठीक है फ्रेंड्स। इनकी आरंभिक शिक्षा यानी जो बिगिनिंग में इन्होंने पढ़ाई करी थी वो संस्कृत पाठशाला में हुई थी, और बाद
में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता भी गए थे। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। मतलब 1936 में श्रीलंका गए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड उन्होंने पढ़ाई वगैरह करी। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए और घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन के अनेक बार संपूर्ण भात्रा की यावत की। और हमारे जो नागार्जुन जी जो हैं फ्रेंड्स, वो थोड़े घुमक्कड़ी स्वभाव के, अक्खड़ स्वभाव के हैं, अर्थात उनको घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा भी करी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी तक संपूर्ण भारत की यात्रा नहीं करी है, पूरे इंडिया की तो अभी तक मैं यात्रा नहीं कर पाई हूँ, मतलब हर चीज़ देख लेना है ना, नहीं। और सन 1989 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए कुछ इनके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो काव्य कृतियों की बात करें तो इन्होंने कुछ काव्य कृतियां लिखी, जैसे कि युगधारा, ठीक है, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, और मैं मिलिट्री का बड़ा घोड़ा, ठीक है, बड़ा घोड़ा, पुरस्कार मिले, जैसे कि हिंदी एकेडमी, दिल्ली का शेखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारतीय पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। आइए मूव ऑन कर जाते हैं, फटाफट से इसकी समरीज पे हम समझ लेते हैं। तो पहली हमारी पोएम है दंतुरित मुस्कान, इसकी हम लोग समरी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि पोएम कह रही है, यह है दंतुरित मुस्कान, मतलब बच्चों के जो नए नए दांत आते हैं और जब वो मुस्कुराते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा है, सपोज इमेजिन कर रहे, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसके अभी न्यू टीथ आए हैं, ठीक है, मैं टीथ क्या ही ड्रॉ करूँ इसके अंदर, ठीक है, तो वो हंस रहा है, तो वो कितना क्यूट लगेगा। हाँ, ये थोड़ा डरावना लगा था, बट हाँ वो बहुत क्यूट लगेगा आपको, और सी बात अगर आप इमेजिन करोगे इस बच्चे को। तो इस कविता में कवि ने एक नवजात शिशु, नवजात मतलब जिसने नया नया जन्म लिया है, उस शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि शिशु की जो मुस्कान होती है वो इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे। वो फर्स्ट लाइन में यही कह रहे हैं कि एक शिशु, छोटा सा शिशु जो होता है, बच्चा जो होता है, उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक, इतनी प्यारी, इतनी मनमोहक होती है ना। आपने भी छोटे बेबीज देखे होंगे, वो कितने क्यूट होते हैं और जब हंसे तो और भी प्यारे लगते हैं ना। तो इतनी मनमोहक उनकी मुस्कान होती है और इतनी आकर्षित उनकी मुस्कान जो है बड़ी मनमोहक सी और आकर्षक सी होती है। कोई भी आकर्षक होकर देखेगा कितने प्यार से हंस रहा है ये, और ऐसी मुस्कान है जो किसी मृतक में भी जान डाल दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी मृतक में भी, यानी मृतक यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिसके अंदर अब जान नहीं रही, या फिर ऐसा इंसान जो बहुत दुखी रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, उसमें भी जान डाल देगा। किसी मरे हुए इंसान में भी जान डाल दे, ठीक है, खुश, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाए वो इंसान भी, खुश से खिलखिला उठे। खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर, धूली दूसरा वही, खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। कितनी सुंदर भाव है, आप देख सकते हैं नागार्जुन जी ने कितनी सुंदर भाव को यहाँ पे कितनी सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि खेलने के बाद, जैसे छोटा बच्चा है वो, जैसे वो छोटू सा बेबी है तो खेल रहा है, जब वो मिट्टी में, तो मिट्टी से उसका शरीर जो है वो पूरा भर चुका है और ऐसा अब वो देखने में ऐसा लग रहा है, मिट्टी लगी रही उसके शरीर पर, मानो कि एक कमल का फूल है, बच्चा वो कमल का फूल है जो कि तालाब छोड़कर कहाँ खिल गया है, तालाब में खिलता है ना फूल, तो कमल का फूल जो है वो तालाब छोड़कर उसकी यानी कवि की झोपड़ी में खिल चुका है। ठीक है, हाँ जी। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघलकर जल हो गया हो। ठीक है, अब वो कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारे टच से अगर तुम्हें कोई छुए, ठीक है, ऐसे छोटे बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो उनको कोई टच करता है ना, तो पत्थर वाला जो पत्थर होगा ना वो भी पिघल जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारे स्पर्श को पाकर, तो तुम्हें टच करके, तो कोई पत्थर हो, अगर पत्थर तुम्हें टच करेगा ना तो वो भी पिघल कर जल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो बेसिकली क्या कहना चाह रही है, यानी तुम्हारे जैसे शिशु की कोमल स्पर्श पाकर, नहीं तुम्हारे जैसे शिशु का स्पर्श पाकर, टच पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति, यानी यहाँ पे पत्थर हृदय व्यक्ति की बात हो रही है कि ऐसा व्यक्ति जिसका बड़ा दिल है ना, हृदय है वो पत्थर जैसा हो, तो पत्थर दिल व्यक्ति का भी दिल पिघल जाएगा। ठीक है, कवि कहते हैं कि उनका मन, अब कवि कहते हैं कि जो उनका मन है ना वो बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूठ हो गया था। ठीक है, कहते हैं कि कवि का जो मन है वो बांस और बबूल ऐसे पेड़ होते हैं फ्रेंड जिनमें ना कांटे कांटे होते हैं, कभी फूल वगैरह नहीं होते ना, मतलब फूल अच्छी सी चीज़ें कुछ नहीं होती, कांटे वाले होते हैं। ठीक है, तो ऐसा उनका मन हो गया था, बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूठ हो गया था। परंतु तुम्हारी कोमलता का स्पर्श मात्र
पढ़ते ही, मतलब जैसे तुम्हें टच किया, इतना सॉफ्ट स्पर्श पाते ही, तुम्हारी कोमलता का स्पर्श पाते ही हृदय में ऐसा लगा जैसे हृदय के अंदर यानी दिल में शेफालिका के फूल की भांति झड़ने लगे हों। कि जैसे शेफालिका के जो फूल है, शेफालिका बहुत ही, मैंने आपको बताया, बहुत ही एकदम अनमोल होता है, ठीक है, विशेष फूल होता है, बड़ी अच्छा सा खिलखिलाता हुआ सॉफ्ट फूल, वैसे ही मन में ऐसा लगा जैसे शेफालिका के फूल खिल गए हों। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह रही है, बह निकली, और वे अपने शिशु से कहते हैं, अपने बच्चे से कहते हैं, उनका शिशु है कवि का, शिशु से कहते हैं, अपने बच्चे से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व कभी देखा नहीं है। वो कहते हैं कि तुमने आज से ना पहले कभी मुझे देखा नहीं है, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे। और ऑफकोर्स सी बात है, अगर कोई छोटा बच्चा है, उसने आपको देखा नहीं है, वो आपने नोटिस किया हो, वो आपको देखता रहेगा, देखती रहेगी, ठीक है, काफी देर तक, 5 मिनट 10 मिनट देखती रहेगी, वो आपको देखता रहेगा छोटा बच्चा। अगर वो उसने आपको पहले कभी नहीं देखा और उसकी तरफ आप देख रहे हो, आप भी उसको देख रहे हो, वो भी आपको देखता रहेगा, आप उसकी तरफ हाथ हिलाओ, अब खुश होएगा, वो खुश नहीं तो एटलीस्ट वो ऐसे देखेगा आपको जैसे शौक हो गया कि ये है कौन, और सोचने की कोशिश कर रहा है ना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा नोटिस किया था जब मेरी सिस्टर हुई थी, ठीक है, हाँ जी। सो यस, दैट वाज माय ओपिनियन, बट आई डोंट वांट टू शेयर इट एट ऑल। नहीं, ऐसे ही बता रही हूँ। अच्छा, कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बहने लगी। अच्छा, आगे पढ़ते हैं फटाफट से हम। तो वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए अपनी आंखें मैं फेर लेता हूँ। और फिर हमारे कवि कहते हैं कि भाई तुम थक जाओगे अगर तुम ऐसे टुकुर टुकुर मुझे देखते रहोगे, तो मैं अपनी ही आंखें फेर लेता हूँ और कहीं और देखने लगता हूँ, ताकि तुम भी अपनी आंखें फेरो और देखते देखते एक ही जगह पे देखते देखते थक ना जाओ, तो तुम अपनी आंखें फेर लोगे जब मैं भी अपनी आंखें फेर लूंगा। ठीक है, कहने का मतलब है वो कह रहे हैं कि तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम थक जाओगे ऐसे तो इसलिए मैं अपनी आंखें ना कहीं और किसी और जगह पर टिकाता हूँ, ताकि तुम भी कुछ और देखो और किसी और चीज़ को देखो और थको ना, ताकि तुम मुझे एक टक देखने के शब्द से बचे रहो, ठीक है, बच सको। कवि कहते हैं कि क्या यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? यदि आज तुम्हारी माँ ना होती तो आज मैं तुम्हारी ये मुस्कान भी नहीं देख पाता। अब वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ ना होती ना यहाँ, तो मैं इस मुस्कान को भी नहीं देख पाता। वे अपनी पत्नी का आभार जताते हुए तुम्हारा कि वो अपनी पत्नी का आभार जताते, दोनों को शुक्रिया कहते हैं, बच्चे को भी और उसकी माँ को भी। बच्चे को इसलिए क्योंकि उसकी वजह से खुश हुए, और माँ को ताकि क्योंकि माँ की वजह से ही उस बच्चे का जन्म हुआ। और वो कहते हैं कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध, यह तुम्हें इसलिए नहीं जानते। और वो कहते हैं कि तुम बच्चे तुम्हें मेरा संबंध नहीं पता, तुम्हारा और मेरा संबंध क्या है ये तुम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारी और ध्यान ही नहीं दे पाया। तुम्हारी माँ ने सदा तुम्हें स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती हैं, तुम्हारी ये मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। और वो कहते हैं कि जब भी तुम मुझे देखते हो ना, हमारी निगाहें मिलती है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मुझे देखते हो छोटी बेबी, तो मुझे तुम्हारी मुस्कान से ना, और तुम हंसते हो, बड़ी प्यारी सी मुस्कान देते हो, तो मैं बहुत आकर्षित हो जाता हूँ उससे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट पोएम समाप्त होती है। आइए बढ़ते हैं दूसरी कविता की तरफ, जो कि है फसल। फसल हम सभी को पता है, फसल मतलब क्या होता है? फसल का मतलब फार्मिंग करना, है ना। फसल सुनते ही वर्ड आता है दिमाग में, फार्मिंग करना, किसान आ जाएंगे, मिट्टी आ जाएगी, अलग अलग क्रॉप्स आपको आ जाएंगी सामने, मस्टर्ड की, गेहूं की, बाजरे की, है ना, एंड ऑल दैट, अलग अलग होती हैं। तो इस कविता में कवि ने फसल क्या है, ठीक है, कि फसल होती क्या है, और उसके साथ इसे पैदा करने में यानी फसल को उगाने में किनका योगदान होता है, ये स्पष्ट किया है। ठीक है, कि फसल होती क्या है और इसको उगाने में किसका योगदान होता है। तो वे कहते हैं कि इसे पैदा करने में यानी फसल को उगाने में एक नदी या दो नदी का पानी नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है। वो तो कवि कहते हैं कि एक फसल को उगाने में सिर्फ एक या फिर दो नदियों का नहीं, ढेर सारी नदियों को पानी उसमें मिला होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? अर्थात जब सारी नदियों का पानी, इसको ये कहना चाहते हैं कि जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है, इवेपोरेशन जब हो रहा है, ठीक है, इवेपोरेशन जब हो रहा है, भाप बन के जब सारी नदियों का जो पानी है फ्रेंड्स वो उड़ जाता है हवा में और बादल बनकर बरसता है, तो उससे ही फसल क्या होती है? उपजाऊ होती है, और ये उपजाऊ बनाने में फसल को सहायक होता है। वे किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए फिर कहते हैं कि किसान का महत्व क्या है, कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत लगती है। उन्होंने कहा ना कि असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत लगती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक दो किसान मेहनत नहीं कर रहे फसल उगाने में, ढेर सारे लाखों करोड़ों किसान जो है वो मेहनत करके फसल उगाते हैं। कवि बताते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत, मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, उसको पहले बीज डालते हैं कि करके, फिर उसे उगाते हैं, पानी देना, कटाई करना, संभाल के रखना, बहुत काम करते हैं किसान, है ना। तो कवि बताते हैं कि सॉरी
कवि बताते हैं कि हर मिट्टी का अलग अलग विशेषता होती है ना। हमने साइंस में देखा है, एसएसटी में भी देखा है, साइंस में सॉरी एसएसटी में देखा है हमने यूजुअली तो, कि अलग अलग मिट्टी होती है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉरी रेड सॉइल, सॉरी आई एम सो सॉरी, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, है ना, एरिड सॉइल, बहुत सारी होती हैं, है ना। सो कवि बताते हैं कि मिट्टी की जो है अलग अलग उसकी विशेषता होती है, अनेक रूप होते हैं, गुण होते हैं, रंग होते हैं, एक समान की नहीं होती, है ना। और सबका योगदान फसल तैयार करने में ही होता है ना। कोई मिट्टी किसी काम के नहीं, जैसे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो होती है वो उससे कॉटन उगाई जाती है ना। तो कवि ने बताया है कि फसल बहुत चीज़ों का सम्मिलित रूप है। अब कवि कहते हैं कि जो ये फसल है ना, ये बहुत सी चीज़ों का सम्मिलित रूप है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से ये मिलकर बनी है। जैसे नदियों का पानी है इसमें, है ना, सम्मिलित रूप है किस किस का, तो नदियों का पानी, अलग अलग नदियों का पानी भाप बन के जब उस पर बरसा, हाथों की मेहनत, लोगों ने बहुत मेहनत करी इसकी कटाई में, फसल उगाने में, बुनाई वगैरह में, बुनाई नहीं सॉरी कटाई वगैरह में, ठीक है, और बीज बोना ऑल। भिन्न भिन्न मिट्टियों का गुण है, ठीक है, भिन्न मिट्टियों का गुण है, अलग अलग मिट्टी ने गुण अपना निभाया है, तथा सूर्य की किरणें सबसे इंपॉर्टेंट, और पानी, है ना। सूर्य की किरणों ने भी इस पर प्रभाव, ऑफ कोर्स सी बात है, सूर्य की किरणों से तो होगा, फोटोसिंथेसिस होगा ना, और इसकी और तथा मंद हवा का स्पर्श, ऑफ कोर्स सी बात है, हवा भी होनी चाहिए, तो मंद हवा का स्पर्श भी जरूरी है। इन सब के मेल से ही हमारी फसल जो है वो तैयार होती है। और यहाँ पे हमारी ये बड़ी प्यारी प्यारी दो सुंदर कविताएं होती हैं समाप्त। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये इन 16 मिनट में हमने इस चैप्टर को सॉरी इन 2 पोएम्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एवरीवन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मिलती हूँ इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।